हेलो फ्रेंड्स, क्रैक बीपीएससी में आप लोगों का स्वागत है। यह हम लोगों का थर्ड लेक्चर है नेशनल करंट अफेयर्स का। इससे पहले हम लोगों ने सितंबर एंड अक्टूबर का कवर किया है। इसके साथ साथ हम लोगों ने बिहार स्पेशल का अक्टूबर, जो बिहार करंट अफेयर्स है, अक्टूबर और सितंबर का हम लोगों ने कवर किया है। तो आप इन दोनों का सेपरेट वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। ये हम लोगों का थर्ड लेक्चर है करंट अफेयर्स का। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, तो कृपया आप लोग, मैं पहले बता देता हूँ, आप लोग थोड़ा देख लीजिए, क्योंकि हम लोगों ने करंट के साथ साथ थोड़ा थोड़ा स्टैटिक भी लिंक किया है, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा होगा। जब भी क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा स्टैटिक सब लिंक कर रहा है बीपीएससी, और वो स्टैटिक का भी करंट अफेयर्स पूछता है, तो आपका स्टैटिक थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा यहाँ से, और करंट अफेयर्स तो आपका हो ही जाएगा। इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगा करने का। सोर्सेस में बता देता हूँ कितना सोर्स हम लोगों ने किया है। तो न्यूज़पेपर जो द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस, विजन का मैगज़ीन, विजन आईएएस का जो मंथली मैगज़ीन है वो, दृष्टि का मंथली मैगज़ीन, ये तो हम लोगों ने हॉलिस्टिकली कवर किया है। आपको इससे बाहर क्वेश्चन आएगा ही नहीं। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा हॉलिस्टिकली कवर किया, तो इसीलिए आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग आराम से वीडियो देखिए, पीडीएफ आपको मिल जाएगा फ्री में। तो चलिए हम लोग लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। और हम लोग आखिरी में देखिए, जैसे मैप बेस्ड है तो हम लोग मैप बेस्ड भी देख लेंगे कि कौन कौन सा लोकेशन न्यूज़ में रहा था, और आखिरी में हम लोग इन्वायरमेंट से रिलेटेड बायोस्फीयर रिजर्व देख लेंगे कि कौन कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व न्यूज़ में है। ठीक, तो चलिए आज के लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। सबसे पहला है, देखिए, नवंबर 2023 का है। सबसे पहले हम लोग पॉलिटी का देखते हैं। तो पॉलिटी, गवर्नर बहुत न्यूज़ में रहा है, ठीक, और गवर्नर का जो डिस्क्रिशनरी पावर है वो बहुत न्यूज़ में रहा है कि गवर्नर किसी बिल को अपना एसेंट नहीं देते हैं, बिल को पास में रखे रहते हैं। जैसे केरला में बहुत न्यूज़ था, पंजाब का बहुत न्यूज़ था, वेस्ट बंगाल का भी न्यूज़ था। तो इन सब स्टेट में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था गवर्नर को लेकर के। और फिर सुप्रीम कोर्ट ये मामला गया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला गवर्नर को बिल एसेंट देने के लिए, तब उन्होंने दिया। तो मामला क्या, ये देखते हैं। अब डिस्क्रिशनरी पावर है क्या। तो गवर्नर के बाद दो तरह का डिस्क्रिशनरी पावर होता है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल होता है, एक सिचुएशनल होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल में वो आर्टिकल 163 के अंदर उसे मिलता है कि अगर जब रिक्वायर्ड ना हो, नॉर्मली तो जो गवर्नर है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एंड एडवाइस से काम करेगा, लेकिन जब रिक्वायर्ड ना हो, जैसे कि अब कोई भी बिल है वो प्रेसिडेंट को रिकमेंड करना है, ठीक, तो ये गवर्नर का अपना डिस्क्रिशनरी पावर होता है कि कौन सा बिल वो प्रेसिडेंट को रिकमेंड करेगा। या फिर जैसे प्रेसिडेंट रूल लगना होता है, तो ये गवर्नर का अपना डिस्क्रिशनरी पावर होता है कि वो प्रेसिडेंट को रिकमेंड करेगा प्रेसिडेंट रूल के लिए। जैसे कि फ्लोर में जो फ्लोर टेस्ट होता है, तो ये गवर्नर का अपना डिस्क्रिशनरी पावर होता है कि वो फ्लोर टेस्ट के लिए किस पार्टी को बुलाएगा। तो अब ये आर्टिकल 163 के अंदर है। ये आर्टिकल ध्यान रखिएगा, बीपीएससी कभी कभी आर्टिकल पूछ देता है, ठीक। और ये सुप्रीम कोर्ट ने एक नेवाम रेविया केस था जिसमें डिस्क्रिशनरी पावर को बोला था कि जुडिशियल रिव्यू के अंदर आता है, ठीक। ये ध्यान रखिएगा, नेवाम रेविया केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ये जुडिशियल रिव्यू के अंदर आता है। और अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, जब आप PYQ देखिएगा तो पॉलिटी में एकदम डिटेल में क्वेश्चन आता है, 3-4 स्टेटमेंट रहेगा, सुप्रीम कोर्ट ये जुडिशियल रिव्यू के अंदर आता है या नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, ठीक। नेक्स्ट हम देते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन आर्टिकल 19 के अंदर आता है। थर्ड देखते हैं इनकोर, इनेबलिंग कम्युनिकेशन ऑन रियल टाइम इन्वायरमेंट। ये इलेक्शन कमीशन ने डिज़ाइन किया था, सॉफ्टवेयर है जो कि कैंडिडेट और इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए था। उस इनकोर के थ्रू ही जो भी इलेक्शन मैनेजमेंट होता है, जो भी कैंडिडेट का डिटेल है, सब आपको मिलेगा। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा कि इनकोर कौन लॉन्च किया था, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, DRDO दे देगा, इसरो दे देगा, इलेक्शन कमीशन दे देगा, सुप्रीम कोर्ट दे देगा, तो आपको इलेक्शन कमीशन मारना है। ये ध्यान रखिएगा कि ये इनकोर जो है इलेक्शन कमीशन ने लॉन्च किया था। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2022-23। तो स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स निकालता कौन है, ये फसाई निकालता है, ये ध्यान रखेंगे। 3 कैटेगरी में बांटा हुआ था, यूनियन टेरिटरी, स्मॉल स्टेट एंड लार्ज स्टेट। लार्ज स्टेट में केरला टॉप किया है, सेकेंड पे पंजाब है और थर्ड पे तमिलनाडु है, ये ध्यान रखिएगा। फर्स्ट पूछता है, फर्स्ट पे कौन था, केरला था। स्मॉल स्टेट में गोवा टॉप किया है और यूनियन टेरिटरी में जम्मू कश्मीर टॉप किया है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। और अपना बिहार का जो स्कोर था वो था स्कोर 20.5। बिहार का स्कोर याद रखिएगा 20.5, यह स्कोर पूछता है, ठीक।
तो बिहार का स्कोर था 20.5। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, ये बहुत न्यूज़ में रहा है। अभी हाल में इलेक्शन जब हम लोग कंक्लूड हुआ है, तब भी हम लोगों ने देखा है कि जब नीतीश कुमार ने एनडीए में नीतीश कुमार थे और समर्थन दे रहे थे, तो ये मामला उठा था कि नीतीश कुमार को स्पेशल कैटेगरी स्टेट मांगना चाहिए बिहार के लिए। और हमेशा से पिछले काफ़ी समय से बिहार का जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है, इसे लेकर के डिमांड हमेशा न्यूज, और ये हमेशा न्यूज में रहता है। तो न्यूज में रहता है तो समझिए कि क्वेश्चन यहाँ से आने का बहुत ज़्यादा चांस है, प्रीलिम्स में और मेंस में भी। प्रीलिम्स में अभी है तो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, हो सकता है मेंस में भी है। तो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस होता क्या है, तो ये इंट्रोड्यूस किया गया था 1969 में, और 5th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पे इंट्रोड्यूस किया गया था। और इसका जो ग्रांट है या जो फार्मूला है, किस फार्मूला के बेसिस ग्रांट मिलेगा, तो ये था गाडगिल मुखर्जी फार्मूला के बेसिस पे। ठीक, ये हम लोग नहीं देखते हैं अभी, पहले देख लेते हैं कि क्या क्या क्राइटेरिया है। ठीक, अब क्राइटेरिया हम लोग देख लेंगे तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि किस किस स्टेट को मिला। अब क्राइटेरिया इसमें 5 है। पहला है कि हिली स्टेट होना चाहिए, जहाँ के टेरेन डिफिकल्ट है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ये सब हिली है जहाँ के टेरेन डिफिकल्ट है। दूसरा है कि पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम होना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा जंगल है, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है। लोकेशन स्ट्रैटेजिक होना चाहिए। स्ट्रैटेजिक लोकेशन मतलब जैसे बॉर्डर टच कर रहा है किसी कंट्री से, जैसे जम्मू कश्मीर का स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, हम लोग चाइना से बॉर्डर टच करता है, पाकिस्तान से बॉर्डर टच करता है। अरुणाचल प्रदेश बहुत स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। तीसरा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस होना चाहिए। और चौथा है नॉन वायबल ऑफ स्टेट फाइनेंस। ये 5 होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं बिहार। अब बिहार का हम लोग पहले समझते हैं कि बिहार किस किस में आता है। बिहार हिली स्टेट नहीं है, तो पहला बिहार का क्रॉस हो गया। दूसरा है कि बिहार का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है, देखा जाए तो 2011 का सेंसस के अनुसार देखा जाए तो बिहार में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है, तो बिहार इस मामले में भी नहीं आता है। स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, नेपाल से हम लोग बॉर्डर बिहार शेयर करता है, तो इंटरनेशनल बॉर्डर है, तो एक हो गया। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस भी है, और नॉन वायबल नेचर ऑफ स्टेट फाइनेंस, तीनों है। तो ये 3 है, लेकिन स्पेशली ये दोनों अब तो खत्म कर दिया गया है, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को हटा दिया गया है। अब हम लोग देखते हैं कि किस किस स्टेट को मिल रखा है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। तो जम्मू कश्मीर को मिला है, आसाम को मिला है, नागालैंड को मिला है, अरुणाचल प्रदेश को मिला है, मणिपुर को मिला है, मेघालय को मिला है, मिजोरम को मिला है, सिक्किम को मिला है, त्रिपुरा को मिला है, हिमाचल प्रदेश को मिला है और उत्तराखंड को मिला है। हम लोग देख सकते हैं कि जितना भी स्टेट है ये 5 क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। हिली स्टेट है, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है। अब आप ऐसे समझिए कि अगर हिली स्टेट है तो पॉपुलेशन डेंसिटी ऑब्वियस सा बात है वहाँ कम होगा, क्योंकि प्लेन में लोग ज़्यादा रहते हैं। जैसे बिहार, यूपी, ये प्लेन क्षेत्र है, तो यहाँ पे लोग ज़्यादा रहते हैं। लोकेशन हिली स्टेट है तो बाउंड्री कवर करता है पूरा चाइना के साथ, नेपाल के साथ, पाकिस्तान के साथ, तो ये लोग स्ट्रैटेजिक लोकेशन भी बहुत ज़्यादा है। और हिली स्टेट होने के कारण से थोड़ा इकोनॉमिक बैकवर्डनेस भी इस एरिया में, और नॉन वायबल नेचर ऑफ स्टेट फाइनेंस भी है, कोई फिक्स्ड फाइनेंस का सोर्स नहीं है। अब होता क्या है कि जो फंडिंग है सेंट्रल, अब क्यों स्टेट चाहता है कि उसे स्पेशल कैटेगरी की स्टेटस मिले, तो उसमें बहुत फायदे होते हैं। एक फायदा ये होता है कि जो भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होता है उसका रेशियो 90:10 होता है। नॉर्मली 60-40 होता है, या फिर जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है उसका, या फिर 90 कहीं कहीं पे डिफरेंट स्कीम के लिए उस तरीके से होता है। नहीं, नॉर्मली अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है तो 90-10 होगा। 90 मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है वो फंड करेगी, और 10% जो है वो अपना स्टेट करता है। तो ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, ये वीवीआई लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन प्रीलिम्स में आने के बहुत चांस है, क्योंकि ये न्यूज़ में बहुत दिन से है, और अभी फिलहाल इलेक्शन के लिए तो न्यूज़ में बहुत ज़्यादा रहा है। अब इंटरनेशनल रिलेशन पर हम लोग देखते हैं। इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग, ये एक स्ट्रैटेजिक डायलॉग है इंडियन नेवी का। कहाँ हुआ था, तो ये न्यू दिल्ली में हुआ था। 2023 वाला एडिशन न्यू दिल्ली में हुआ था। इसमें डिफरेंट कंट्री पार्टिसिपेट करता है। आपको इसमें याद ये रखना है कि ये हुआ कहाँ था, 2023 का एडिशन तो न्यू दिल्ली में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, न्यू दिल्ली। अब इंडिया ऑस्ट्रेलिया का 2+2 मिनिस्टीरियल मीटिंग। अब 2+2 में होता क्या है कि अब दो लोग रहते हैं दोनों तरफ से। अब इधर से 2 लोग, इंडिया की तरफ से 2 लोग, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 2 लोग। अब इन 2 में होता क्या, एक डिफेंस मिनिस्टर रहते हैं और एक फॉरेन मिनिस्टर रहते हैं। उधर से भी 2 लोग, डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर। जैसे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह है, फॉरेन मिनिस्टर हम लोगों के भी जयशंकर जी हैं। तो ये लोग मीट करते हैं।
नॉर्मली इंडिया का पहले 2+2 क्वाड के साथ था और एक रसिया के साथ था, लेकिन अभी हाल फिलहाल में ब्राज़ील के साथ भी इंडिया ने 2+2 मीटिंग शुरू किया है। तो जैसा देखिए कोच चेयर बाय इंडिया ही चेयर किया था। ऑस्ट्रेलिया के साथ 5वां 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग हुआ था जो कि दिल्ली में हुआ था। और इंडिया ऑल्सो 2+2 कंडक्ट करता है ऑस्ट्रेलिया के साथ करता है, जापान के साथ करता है, यूनाइटेड किंगडम के साथ करता है, रसिया के साथ करता है, और एक अभी नया जुड़ा है हाल में ब्राज़ील। ये ध्यान रखिएगा, ब्राज़ील नया जुड़ा है हाल में भी, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि इंडिया किसके किसके साथ 2+2 का डायलॉग पार्टनर है इंडिया का, तो ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूनाइटेड किंगडम, रसिया, ब्राज़ील और यूनाइटेड स्टेट, ये कंट्री है, याद रखिएगा। अभी वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ जो मतलब जो भी साउथ वैसे कंट्री को बोलते हैं जो अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं, ठीक, उन्हें साउथ कंट्रीज बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा थोड़ा। अब ग्लोबल साउथ जो वर्ड है ये कहाँ से ट्रेस करता है, तो ये ब्रांडेड रिपोर्ट 1980 से ट्रेस करता है ये। और इंडिया ने भी होस्ट किया था फर्स्ट वाला पिछले साल हुआ था। ये वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ पे डायरेक्ट क्वेश्चन बीपीएससी ने मेंस में पूछा है, 38 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन, 38 मार्क्स का। अभी हम लोग प्रीलिम्स के लिए कवर कर रहे हैं, हम लोग मेंस के लिए भी कवर कर लेंगे जब मेंस आएगा तब। तो इंडिया ने दक्षिण प्रोग्राम है वो ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वो लॉन्च किया इंडिया ने, दक्षिण। अब इसमें क्या है कि 5C जैसे ग्लोबल जो साउथ है उसके साथ कंसल्टेशन करेगा, कॉपरेशन करेगा, कम्युनिकेशन करेगा, क्रिएटिविटी एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, ये 5C के तरह तरीके से इंगेज करेगा इंडिया। अब ये समझिए कि दक्षिण, अब क्वेश्चन कैसे आएगा कि दक्षिण किससे रिलेटेड है, तो दक्षिण जो रिलेटेड है वो किससे है, ग्लोबल साउथ से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, आपको ऑप्शन दे देगा कि दक्षिण G7 से रिलेटेड है, यूएस से रिलेटेड है, कुछ भी देख सकता है, लेकिन दक्षिण रिलेटेड किससे है, तो ये ग्लोबल साउथ से रिलेटेड है। महर्षि इनिशिएटिव क्या है, तो महर्षि इनिशिएटिव है ग्लोबल फूड सिक्योरिटी को लेकर के इंडिया महर्षि इनिशिएटिव चलाया है कि जो भी डेवलपिंग कंट्रीज है वहाँ इंडिया फूड एक्सपोर्ट करता है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सेफ्टी समिट हुआ था, ये बेचले पार्क इंग्लैंड में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें 28 मेजर कंट्री थे, यूनाइटेड स्टेट, चाइना, इंडिया सहित यूरोपियन यूनियन सब साइन किया था। बेचले पार्क डिक्लेरेशन पूछ देगा किससे रिलेटेड है, तो AI से रिलेटेड है, ये ध्यान रखिएगा, किससे रिलेटेड है, तो AI से रिलेटेड है, ठीक। अब हम लोग आगे देखते हैं OECD, ये ये वाला इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, VVI क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको पूछ देगा बेचले पार्क डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है, तो AI से रिलेटेड है, ठीक। अब OECD क्या है, अब OECD है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। OECD है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये ध्यान रखिए, फुल फॉर्म पूछता है। अब ये क्या है कि जो हाईली डेवलप्ड कंट्री है उसका ऑर्गेनाइजेशन है, 1961 में फाउंड हुआ था, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो पेरिस में हेडक्वार्टर है, फ्रांस में। 38 मेंबर कंट्री है, इंडिया मेंबर नहीं है, ये ध्यान रखिएगा कि इंडिया मेंबर नहीं है, OECD का इंडिया मेंबर नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ओपेक क्या है, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओपेक क्या है, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जो भी कंट्रीज है, मेजर कंट्री जो कि ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं, उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये बना कब था, तो बगदाद कॉन्फ्रेंस जो हुआ था वहां बना था 1960 में। तो इनिशियली कौन कौन सा कंट्री था, तो ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरबिया और वेनेजुएला, ये इनिशियल कंट्रीज थे। अभी इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वियना ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर, ये ध्यान रखिएगा हेडक्वार्टर कहाँ है। तो राइट नाउ 13 मेंबर हैं, आप मैप में देख सकते हैं, 13 मेंबर ओपेक में राइट नाउ 13 मेंबर हैं, आप मैप में देख सकते हैं, और 30% ऑयल एक्सपोर्ट ओपेक करती है। मेंबर कौन कौन सा है, तो इराक है, ईरान है, UAE है, सऊदी अरेबिया लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, नाइजीरिया, रिपब्लिक ऑफ कॉम्बे, एंगोला, गबन, इक्वेटोरियल गुनिया, वेनेजुएला, अल्जीरिया, लीबिया, कुवैत, ये 13 कंट्री हैं ओपेक में अभी मेंबर। सऊदी अरबिया बिगेस्ट ऑयल सप्लायर हम लोगों ने देखा अभी। ओपेक प्लस क्या है कि जो ओपेक के अलावा जो कंट्री एक्सपोर्ट करते हैं उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है। अब ओपेक प्लस आया कब था, 2016 में आया था, 10 अदर कंट्री के साथ, ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री के साथ ये साइन हुआ था। अब 13 + 10 कितना हो गया, 23 हो गया। अब कौन कौन सा कंट्री था, अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनई,
कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, रसिया, साउथ सूडान एंड सूडान, ये इतना कंट्री है जो कि ओपेक प्लस में अभी रिसेंट में ऐड हुआ था 2016 में। अब हम लोग चलते हैं इकोनॉमिक्स से करंट अफेयर्स की तरफ। अब पहला करंट अफेयर्स है इकोनॉमिक्स का, ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ये कब लॉन्च हुआ था? G20 के टाइम पे, जब इंडिया अपना प्रेसिडेंसी इंडिया का था G20 के टाइम पे, तब ये लॉन्च हुआ था। अब इसमें था क्या कि जैसे जो भी इंडिया का जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंडिया शेयर करेगा, जो भी नॉलेज गैप है डेवलपिंग कंट्री के साथ और कोई भी कंट्री के साथ, उसके साथ अपना नॉलेज शेयर करेगा एक प्लेटफॉर्म बना के। ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन के अंदर है, वहाँ से नॉलेज शेयर करके जो भी गैप है वो ब्रिज करेगा। तो ये याद रखिएगा ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। अब एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट इन इंडिया। अब एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट इन इंडिया क्या है? तो जो भी करेंसी हम लोग एक्सचेंज करते हैं, जैसे रूपी डॉलर में एक्सचेंज होता है, तो वो है। अब इंडिया पहले हम लोग का फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट नहीं था, लेकिन 1991 के बाद जब हम लोगों ने लिबरलाइजेशन किया तो हम लोग फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट अपना करेंसी को फ्रीली छोड़ दिए मार्केट में, जो भी सप्लाई एंड डिमांड के हिसाब से करेंसी का वैल्यूएशन बढ़ने के लिए। तो 1993 ये क्वेश्चन पूछ देगा कि कब से इंडिया का फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट हुआ था, मार्केट डिटरमिन्ड एक्सचेंज रेट, तो ये 1993 में हुआ था। ठीक, अब दो तरह का होता है, एक होता है नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट और रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। अब नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट ये होता है कि दो कंट्री है, ठीक, एक सेकेंड मैं यहाँ पे समझा, दो कंट्री है, ये मान लीजिए इंडिया है। अब इंडिया डिफरेंट कंट्री के साथ ट्रेड करती है, ये यूएस है, ये चाइना है, ये यूरोपियन यूनियन है, ये मान लीजिए ईरान है, रसिया है, ठीक, ये इंडिया है। अब सबके साथ इंडिया एक्सपोर्ट करती है, इंपोर्ट करती है, मतलब ट्रेड करती है। तो सबके साथ जिसका ट्रेड है उसका अपना अपना करेंसी में ट्रेड करती है। तब इंडिया क्या करेगी कि जिसका जितना ट्रेड है उसके साथ उसका वेटेज ले लेगी कि किसके साथ कितना ट्रेड है, उस करेंसी में उसके साथ वेटेज निकाल लेगी और फिर वो इंडेक्स निकाल लेती है। तो ये हो गया नॉमिनल एक्सचेंज रेट। जैसे देखिए इट इज़ अ वेटेड एवरेज। अब सबके साथ, अब जैसे मान लीजिए यूएस के साथ एक्स अमाउंट का ट्रेड है, इस चाइना के साथ वाई अमाउंट का ट्रेड है, या यूएस के साथ इंडिया का एक्सचेंज रेट मान लीजिए कि 80 है, चाइना का एक्सचेंज रेट मान लीजिए 50 है, तो फिर यूएस का उसके साथ मल्टीप्लाई करके एक फॉर्मूला, उतना कॉम्प्लेक्स में नहीं जाना, बस इतना याद रखना है कि सबका करेंसी का हम लोग वेटेड एवरेज लेते हैं। जितना जिसका ट्रेड के हिसाब से जितना जिसका वेटेज है उस हिसाब से लेते हैं। वेटेड एवरेज बायलैटरल एक्सचेंज रेट वेयर वेट रिफ्लेक्ट द इंपॉर्टेंस ऑफ ईच ट्रेडिंग पार्टनर इन द ट्रेड। जैसे जितना जिसका ट्रेड है उसके हिसाब से उसको वेट दिया जाता है। अब रीड क्या है कि रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, इसमें जो इन्फ्लेशन होता है हम लोग उसको एडजस्ट करके कैलकुलेट करते हैं जिससे कि रियल पता चलता है, ये रीड है। आगे हम लोग देखते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। ये तो पीवाईक्यू में पूछा भी है 69 बीपीएससी में, 69 बीपीएससी प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इंसॉल्वेंसी क्या होता है? ये एक सिचुएशन है, मान लीजिए आपने बैंक पैसा लिया और आप चुका नहीं पा रहे, तो ये एक सिचुएशन है जहाँ के इंडिविजुअल और कंपनी वो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन मीट नहीं कर पाता है। जैसे आपने पैसा लिया और आप चुका नहीं पा रहे हैं, ये एक आपका सिचुएशन है। अब बैंक्रप्सी क्या एक लीगल प्रोसीडिंग है कि आपके साथ अब प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गया है कि आपने पैसा नहीं चुकाया, तब जो भी लीगल प्रोसीडिंग है आपका एसेट को जब्त करना या कुछ भी करना, इसको बैंक्रप्सी बोलते हैं। हम लोग डिटेल में नहीं जा रहे हैं, आईबीसी जो कोड है ये ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं क्योंकि फिर वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और करंट अफेयर्स का क्लास है तो लंबा नहीं खींचना चाह रहे हैं। अब पीएम गति शक्ति क्या है? मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर से आप रेलवे से कनेक्टिविटी, वाटरवे से कनेक्टिविटी, रोडवे से कनेक्टिविटी, एयरवे से कनेक्टिविटी, सबके साथ कनेक्टिविटी के लिए है। ये लॉन्च कब हुआ था? तो 2021 में लॉन्च हुआ था पीएम गति शक्ति। देखिए सर, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज, लॉजिस्टिक, इसके लिए था। तो पूछ देगा पीएम गति शक्ति किस चीज़ के लिए था? तो मल्टी मॉडल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट RRTS। अब रिसेंटली फर्स्ट RRTS जो इंडिया में लॉन्च हुआ था वो नमो भारत रैपिड एक्स था। नमो भारत रैपिड एक्स, ये ध्यान रखिएगा नाम, नमो भारत रैपिड एक्स ट्रेन। वो कहाँ से हुआ था? तो साहिबाबाद से धुवई डिपोट उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। साहिबाबाद से धुवई डिपोट उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है भारत बीज सहकारी समिति लिमिटेड। ये नया कंपनी एक सेटअप किया गया है, इंडियन गवर्नमेंट का एस्टैब्लिश किया गया 2023 में, जो कि प्रोवाइड करेगा सर्टिफिकेट एंड साइंटिफिकली प्रिपेयर्ड। जैसे कोई भी सीड है तो उसको साइंटिफिकली प्रिपेयर्ड सीड है या नहीं, वो फार्मर को सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा। ये इस्टेब्लिश हुआ है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर 2002।
ये ध्यान रखिएगा। ये पूछ देगा भारतीय बीज सहकारी लिमिटेड किसके अंदर मान लीजिए स्टैब्लिश हुआ है, तो मल्टी स्टेट के अंदर हुआ, कब हुआ है, तो 2023 के लिए हुआ क्यों है, तो सीड्स के लिए हुआ है। ये इतना ध्यान रखिएगा बस, इसे ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है। अब आईएमएफ कोटा क्या है ये समझते हैं। आईएमएफ कोटा इज डिनोमिनेट स्पेशल ड्राइंग राइट्स से आईएमएफ का जो यूनिट अकाउंट होता है ना उसको बोलते हैं एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। अब ये कोटा जो होता है डिटरमाइन क्या क्या करता है, तो कोई भी मान लीजिए कंट्री है, ठीक, तो कितना रिसोर्स देगा, उस कंट्री का वोटिंग पावर कितना होगा, उस कंट्री को लोन कितना मिलेगा, ये उसका कोटा से ही डिसाइड होता है। मान लीजिए कि जैसे यूएस है तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन यूएस करता है, तो मान लीजिए कभी उसको यूएस को लोन लेने का जरूरत पड़ा तो सबसे ज़्यादा लोन यूएस को जाएगा, सबसे ज़्यादा वोट भी यूएस का रहता है आईएमएफ में। तो इस तरीके से रिसोर्स कंट्रीब्यूशन, वोटिंग पावर और अमाउंट। अब इंडिया करेंटली जो कोटा है 2.75 है, विथ वोटिंग राइट्स 2.63। अब जिसका जितना कोट, इसमें वन वोट वन, जैसे देखिए वन वोट वन वैल्यू वाला सिस्टम नहीं है यहाँ, ध्यान रखिएगा। वन वोट वन वैल्यू वाला सिस्टम नहीं है यहाँ। यहाँ आपका जितना कोटा है आपको उसी हिसाब से वोट का वेटेज आपका होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं रीफाइनेंस फ्यूल्स। अब ये क्या है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो है लॉन्च किया इंडिया का फर्स्ट गैसोलीन डीजल रेफरेंस फ्यूल। ये कौन लॉन्च किया है, तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। पूछ देगा रीफाइनेंस फ्यूल कौन लॉन्च किया है, तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड लॉन्च किया है। अब द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट, ये ध्यान रखिएगा, रिपोर्ट बहुत पूछता है एग्जाम में, किसका है, तो ये एफएओ का है। और ये कब लॉन्च होता है, तो वर्ल्ड फूड डे जो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, वर्ल्ड फूड डे, उसके लिए। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 कहाँ इनॉग्रेट हुआ था, तो दिल्ली में हुआ था। ये ध्यान रखिएगा, जगह पूछ देगा। आगे देखते हैं इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स क्या होता है, जो एनुअल इनकम आपका है उसके ऊपर से फाइनेंशियल ईयर में जितना पैसा अर्न किए हैं उस पर टैक्स लगता है। डिफरेंट डिफरेंट स्लैब होता है, मान लीजिए 5 लाख का स्लैब है, 10 का स्लैब है, 15 लाख, 30 लाख, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट स्लैब होता है। ये डायरेक्ट टैक्स होता है। ये थोड़ा मैं स्टैटिक इंक्लूड कर दिए थे, पूछ देता है कभी कभी मान लीजिए एग्जाम में कि इनकम टैक्स कौन सा टैक्स है, तो डायरेक्ट टैक्स है, ये ध्यान रखिएगा। अब हम लोग न्यूक्लियर ट्रीटी देखते हैं। ये थोड़ा सा मैंने न्यूज में एक ही था लेकिन मैंने पूरा कवर कर दिया कि आपका जो भी मान लीजिए स्टैटिक है वो रिवीजन हो जाए। तो कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी ये न्यूज में था। अब ये अडॉप्ट कब हुआ था, तो 1996 में हुआ है। अब ये है क्या, तो ये कोई भी न्यूक्लियर वेपन टेस्ट जो कि एक्सप्लोजन, न्यूक्लियर वेपन टेस्ट एक्सप्लोजन को प्रोहिबिट करता है, मतलब बैन करता है। कहीं भी आप धरती पे, आकाश में, पानी में, कहीं भी इसको बैन करता है। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। अब क्यों नहीं है इसका डिस्कशन में जाएंगे तो बहुत लंबा खींच जाएगा। बस प्री के लिए इतना याद रखिए कि सीटीबीटी का मेंबर इंडिया नहीं है, ये डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटी है, इसलिए इंडिया मेंबर नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ये कब साइन हुआ था, तो 1968 में साइन हुआ था। अब ट्रीटी डिफाइन करता है कि, अब ये जो ट्रीटी है ये डिफाइन करता है कि किसके पास न्यूक्लियर वेपन होगा और किसके पास नहीं होगा। तो ये बोलता है कि वैसा कंट्री जो कि मैन्युफैक्चर कर लिया था या फिर बता दिया था न्यूक्लियर एक्सप्लोजन 1 जनवरी 1967 को, 1 जनवरी 1967 से पहले जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब था वो अपना न्यूक्लियर बॉम्ब रखेगा, लेकिन उसके बाद जिसके पास है वो डिसआर्मामेंट करेगा। तो देखिए इसका वर्डिंग से पता चल जा रहा है कि कितना ज़्यादा मतलब डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटी है कि जिसके 1967 से पहले जो कर लिया उसके पास रहेगा और 1967 के बाद जो कर लिया उसके पास नहीं रहेगा। ये तो समझ लीजिए कि एकदम महा डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटी है। तो इसलिए इंडिया, अब इतना डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटी है तो भारत मेंबर हो ही नहीं सकता है इसका, तो इंडिया इसका मेंबर नहीं है। अब इंडिया मेंबर नहीं है तो पाकिस्तान भी मेंबर नहीं है, साउथ सुडान भी मेंबर नहीं है और इजराइल भी मेंबर नहीं है। साउथ सुडान हाल में 2011 में बना है, इसलिए इसका मेंबर नहीं है। और नॉर्थ कोरिया ने साइन करके विड्रॉ कर दिया था, 2003 में विड्रॉ कर दिया था। अब भारत मेंबर नहीं है तो पाकिस्तान भी मेंबर नहीं बना। चाइना, यूएस, फ्रांस ये सब मेंबर है। क्यों है, क्योंकि रसिया मेंबर है, क्योंकि लोग एक जो डेडलाइन है ये 1 जनवरी 1967 से पहले अपना टेस्ट कर लिया था, तो ये लोग के पास न्यूक्लियर बॉम्ब रहेगा। अब न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप क्या है, तो ये मेनली इस्टेब्लिश हुआ था, इंडिया का जो पहला न्यूक्लियर टेस्ट था स्माइलिंग बुद्धा, अब उसके अगेंस्ट में ये हुआ था कि अब देखिए, अब जो एनपीटीईएल क्या बोलता है कि बैन करता है कि 1967 के बाद न्यूक्लियर टेस्ट आप नहीं कर सकते हैं। अब भारत कर लिया, तो अब चिड़िया के लोग बैन कर दिया, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप बना लिया, एक अपना नेक्सस बना लिया कि भाई हम न्यूक्लियर जो सप्लाई हम देंगे ही नहीं किसी कंट्री, जो इसके बाद करेगा उसे बैन लगा देंगे, देंगे ही नहीं न्यूक्लियर।
फ्यूल। तो इसमें टोटल मेंबर 48 मेंबर है। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, लेकिन हम लोग को 2007 में वेवर मिल गया था, जब यूएस से अपना न्यूक्लियर ट्रीटी साइन हुआ था तब मिल गया था, ये ध्यान रखिएगा। ये प्रिवेंट करता है न्यूक्लियर एक्सपोर्ट को फॉर कमर्शियल एंड पीसफुल यूज। ये प्रिवेंट करता है न्यूक्लियर एक्सपोर्ट को फॉर कमर्शियल यूज के लिए। अब MTCL क्या था? मिसाइल कंट्रोल ट्रीटी है। ये मिसाइल कंट्रोल ट्रीटी करता है कि जो लिमिट करता है प्रोलिफिकेशन को, मास डिस्ट्रक्शन का जितना वेपन है उसको लिमिट करता है। 35 मेंबर है इसमें, भारत इसका मेंबर है, ये ध्यान रखें। अब ये है क्या MTCL? तो ये G7 कंट्री स्टैब्लिश किया था 1987 में। G7 कंट्रीज को स्टैब्लिश किया था कब? 1987 में, ये ध्यान रखिएगा। अब इंडिया का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन जल्दी से देख लेते हैं, क्योंकि ये न्यूज में रहता है और पूछता भी है। तो इंडिया का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन क्या है? बिल्डिंग अ मेंटेनिंग अ क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस, कि भाई अगर हमको पे कोई अगर अटैक किया तो हम लोग इस तरीके से डिटरेंस देंगे कि मतलब तबाह कर देंगे। दूसरा है कि भारत का है कि हम पहला यूज नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए कहीं भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है तो भारत का है कि हम पहला यूज न्यूक्लियर वेपन का नहीं करेंगे, लेकिन हाँ अगर हमारे ऊपर बायोलॉजिकल वेपन से यूज हुआ, न्यूक्लियर वेपन से यूज हुआ, तो फिर हम ऐसा मारेंगे कि फिर वो बच नहीं पाएगा। समझिए कि देश तबाह कर देंगे। हमारा ये ट्रीटी है, डॉक्ट्रिन है, सॉरी। दूसरा है कि फर्स्ट स्ट्राइक विल बी मासिव एंड डिजाइन, मतलब इतना यही है कि जो अगर हम पे अटैक हुआ तो हम इस तरीके से रिटेलिएट करेंगे कि मतलब मास डिस्ट्रक्शन करेंगे, मतलब बर्बाद कर देंगे। अब यह है कि जो सिविलियन पॉलिटिकल लीडरशिप है उसके पास न्यूक्लियर कमांड रहेगा। मान लीजिए आर्मी के पास कमांड दे दिए, झगड़ा हुआ, मार देगा न्यूक्लियर बॉम्ब, क्योंकि वो तो रिस्पॉन्सिबल है नहीं, उसको तो लोग जाना है नहीं इलेक्शन के लिए। तो इलेक्शन में जाता कौन है? जो पॉलिटिकल अथॉरिटी होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इसी के पास होता है। पार्लियामेंट में आपको दिखाना है, पार्लियामेंट में आपका क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको इलेक्शन में जाना है, तो इसीलिए। और कंटिन्यूड कमिटमेंट। अब इंडिया का क्या है कि ठीक है भाई हमारे पास वेपन है, लेकिन हम लोग वेपन फ्री वर्ल्ड का हम लोग बात करते हैं कि वर्ल्ड वेपन न्यूक्लियर वेपन फ्री होना चाहिए। जो NPT ट्रीटी है उसको खत्म कर रहे हैं तो पूरा तरीके से खत्म कीजिए, किसी देश के पास नहीं रहना चाहिए। और लॉजिकल भी है, जब नहीं रहेगा तो किसी के पास नहीं रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया के बाद 2 डेडिकेटेड मिसाइल सैटेलाइट है। ठीक, अब कौन कौन सा है मिलिट्री सैटेलाइट? तो GSAT-7 एक रुकमनी है और एक GSAT-7 है एंग्री बर्ड है। ये 2 इंडिया का डेडिकेटेड मिलिट्री सैटेलाइट है। ठीक, अब हाल में देखे थे कि जो रेड सी में जो हौती लोग हैं, हौतीज यमन का जो रेबल है, वो लोग शिप को हाईजैक कर लिया था। तो नाम पूछ देगा कौन सा शिप को हाईजैक किया था? तो गैलेक्सी लीडर को हाईजैक किया था। अब रेड सी है क्या? तो रेड सी है एक नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर है। समझ लीजिए कि ऐसे जो ये सऊदी अरब हो गया, ये ऐसे है, ऐसे करके यहाँ पे इजराइल है, ये यहाँ पे यमीन है, तो ये जो है ये रेड सी है। ये यहीं ये जो है इधर स्वेज कैनाल हो गया, इजिप्ट है इधर, यहाँ पे स्वेज कैनाल हो गया, और ये है जो यहाँ पे स्टेट है, ये बल इब मंदेव स्टेट यहीं पे है। ये वाला पोर्शन बल है, ये स्टेट है जो कनेक्ट करता है। ये गल्फ ऑफ एडिन इधर है, गल्फ ऑफ एडिन, और अरेबियन सी इधर है, उसको कनेक्ट करता है। प्रोजेक्ट कूसा क्या है इसमें ध्यान रखिएगा, ये पूछ देगा गैलेक्सी लीडर, और ये स्टेट पूछ देगा कि बल इल मंदेव स्टेट कहाँ है, तो ये किस किस को जोड़ता है? तो ये गल्फ ऑफ एडिन और रेड सी को जोड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। प्रोजेक्ट कूसा क्या है? तो इंडिजीनियस लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जैसे S-400 है ना, तो वैसा ही हम लोग डेवलप करेंगे। 2028-29 से ऑपरेशनलाइज करने का बात किया गया है कि 2028-29 इसको शुरू करेंगे, और DRDO के अंदर ही काम होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब हम लोग चलिए मिलिट्री एक्सरसाइज देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लीजिए इसको। मित्र शक्ति तो UPSC पूछा भी है इस बार, UPSC 2024 में पूछा भी है मित्र शक्ति। काज हिंद जो है KAZ कजाकिस्तान IND इंडिया, ये हुआ क्या था? तो इंडिया कजाकिस्तान मिलिट्री एक्सरसाइज कहाँ हुआ था? तो ये कजाकिस्तान में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। कहाँ हुआ था? तो कजाकिस्तान में हुआ था। ठीक, मित्र शक्ति इंडिया श्रीलंका के बीच में है, ये कहाँ हुआ था? तो पुणे में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। कहाँ हुआ था? तो पुणे में हुआ था। वज्र प्रहार इंडियन आर्मी भारत और US के बीच में होता है, अमेरिका के बीच में, ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था हिमाचल प्रदेश में, ये ध्यान रखिएगा। काज इंड जो है वो हुआ था इंडिया कजाकिस्तान, कजाकिस्तान के जगह। मिलिट्री मित्र शक्ति 2023 भारत श्रीलंका के बीच में पुणे में हुआ था। और वज्र प्रहार जो है वो इंडियन आर्मी, जो भारतीय सेना है, और जो अमेरिकी सेना उसके बीच में हुआ था। ये कहाँ हुआ था? तो हिमाचल प्रदेश में हुआ था। अब हम लोग इन्वायरमेंट पे आते हैं, देखते हैं क्लाउड सीडिंग क्या है। तो क्लाउड सीडिंग है कि जो क्लाउड में बारिश के लिए वेदर मॉडिफिकेशन टेक्निक है, कुछ करते हैं जिससे कि
पानी वानी ज़्यादा पड़े, बरसात उरसात ज़्यादा हो, जहाँ पानी नहीं पड़ता है वहाँ ये सब काम करते हैं। अब करते क्या है इसमें है कि जो सिल्वर आयोडाइड होता है, सिल्वर आयोडाइड, पोटासियम आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड और ड्राई आइस जो कि सॉलिड CO2 जिसको बोलते हैं, ये सब डालते हैं उसमें कि बारिश होने के लिए। अब इसमें ध्यान आपको क्या रखना है कि साइंस एंड टेक में साइंस से पूछ देगा सिल्वर आयोडाइड, पोटासियम आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड और ड्राई आइस ये सब यूज होता है क्लाउड सीडिंग में कि नहीं, तो होता है, ये ध्यान रखिएगा। इसको भी VVI लगाई लीजिए, साइंस में पूछता है ऐसा। अब हाल में एक ग्रीन बिल्डिंग बना है, कहाँ बना था? चेन्नई में बना था, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा, ये ध्यान रखिएगा। कहाँ बना था? तो चेन्नई में बना था। ऑर्गेनिक फार्मिंग, अभी 6 ऑर्गेनिक प्रोडक्ट अभी भारत ऑर्गेनिक ब्रांड जो है उसके तहत लॉन्च किया गया है। ध्यान रखिए, भारत ऑर्गेनिक ब्रांड के तहत लॉन्च किया गया 6 ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। उसमें एक है तूर दाल, चना दाल, शुगर, राजमा, बासमती राइस और सोनम मसूरी राइस, ये 6 प्रोडक्ट को लॉन्च किया गया है। अब एक है कि परंपरागत कृषि विकास योजना, ये एक क्लस्टर बेस्ड प्रोग्राम है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। ध्यान रखिएगा, जो परंपरागत कृषि विकास योजना वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। सिक्किम पहला स्टेट बना है जो कि 100% ऑर्गेनिक स्टेट, ये ध्यान रखिएगा। सिक्किम पहला स्टेट है 100% ऑर्गेनिक स्टेट। कौन सा पहला है? तो सिक्किम है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, ये पूछ देगा कौन निकालता है, तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम निकालती है एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट। स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विस रिपोर्ट, ये कौन निकालती है? तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन निकालती है, ये UN का बॉडी है, ये ध्यान रखिएगा। ये सब रिपोर्ट पूछता है, तो इसको VVI लगा, ये सब रट लीजिएगा एकदम। 2-3-4 वीडियो सुन लीजिएगा तो आपको खुद ही आ जाएगा PDF रख करके। ग्लोबल लैंडस्केप और क्लाइमेट फाइनेंस रिपोर्ट, ये किसका है? तो क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव का है। और वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर फैसिलिटी भी हाल में ही UAE में लॉन्च किया गया। वैसे तो भारत में नहीं, भारत में क्या है कि जो बांडला सोलर पावर प्लांट है राजस्थान में, जो मल्टीपल है उसमें 2.25 गीगावाट जो कैपेसिटी है, मल्टीपल प्लांट इसमें है। लेकिन जो UAE में लॉन्च किया गया है वो सिंगल है, ये ध्यान रखिए कि वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टैंड एलोन ऑपरेशनल जो प्लांट है अबू धाबी में, नूर अबू धाबी में, वहाँ पे सिंगल है और वो है 1.2 गीगावाट का। पावागाडा सोलर पार्क कहाँ था? कर्नाटका में, इसका कैपेसिटी 2 गीगावाट है। रामदुंगम फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ है? तो ये तेलंगाना में, इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट है, ये भी कमीशनड है, बन रहा है। अब कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो पहला भारत का फर्स्ट सोलर पावर एयरपोर्ट है। ध्यान रखिएगा कि वर्ल्ड का पहला सोलर पावर स्टेट कौन सा है? तो कोचीन, ये ध्यान रखिएगा। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट वर्ल्ड का पहला सोलर पावर स्टेट है। नाओ दियांग म्यूजिक फ्रॉक क्या है? नामदाफा कालमंग लैंडस्केप अरुणाचल प्रदेश से मिला था। कल स्टेट याद रखिए, ये नाओ दियांग रिवर है, ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा का। साइक्लोन मिदहिली, अब ये क्या है? तो ये बे ऑफ बंगाल में फॉर्म हुआ था। बांग्लादेश, जो बे ऑफ बंगाल इधर है, भारत ऐसे है, यहाँ पे बांग्लादेश है, तो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल इसमें फॉर्म हुआ था, इधर आया था। नाम कौन दिया है इसका? तो मॉलडीव्स नाम दिया, ये ध्यान रखिएगा। पूसा जो पूसा 2090 और पूसा 44 क्या है? तो पूसा 2090 और 44 राइस का वेराइटी है। अब ग्लोबल डिक्लेरेशन ऑन रिवर डॉल्फिन, ये VVI PYQ में पूछा भी है, BPSC हो सकता है फिर से पूछते हैं। तो अभी हाल में 11 एशियन और साउथ अमेरिकन कंट्री मिलके एक डील साइन किया है बोगोटा कोलंबिया में, कि जो वर्ल्ड का जो 6 सर्वाइविंग स्पेसीज है रिवराइन डॉल्फिन का, उसको सेव करने का, ठीक, एक्सटेंशन से। अब कंट्री कौन कौन सा है तो ध्यान रखिएगा। बांग्लादेश, बोलीविया, ब्राजील, कंबोडिया, कोलंबिया, इक्वाडोर, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, पेरू, वेनेजुएला। अब याद ऐसे रखना है कि जो भी 11 एशियन कंट्री तो इंडिया के आसपास ही कंट्री है, क्योंकि डॉल्फिन यहीं आसपास पाया जाता है। 6 सर्वाइविंग रिवर डॉल्फिन का नाम क्या है? तो कहाँ कहाँ है? अमेजन में, गंगा में, इंडस में, इरावदी में, टुक्सी में और यांगसे। फिनलैंड प्रोप्राइज होता है, ये डॉल्फिन जैसा ही होता है लेकिन डिफरेंट स्पेसीज है, थोड़ा सा अलग होता है। अब जो अमेजन, गंगा, इंडस, इरावदी, टुक्सी ये इंडेंजर्ड है, और जो यांगते फिनलैंड प्रोप्राइज है ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ये ध्यान रखिएगा। ये गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया की तरफ मिलता है। अमेजन रिवर डॉल्फिन को हम लोग पिंक डॉल्फिन भी बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अमेजन रिवर डॉल्फिन जो है उसको हम लोग पिंक रिवर डॉल्फिन भी बोलते हैं। और बोतो, और ये लार्जेस्ट रिवर डॉल्फिन होता है, ये ध्यान रखिएगा। लार्जेस्ट रिवर डॉल्फिन होता है हम लोग बोतो। डॉल्फिन सेंचुरी हमारा विक्रमशिला में है, बिहार में, ये VVI लगा लीजिए। यहाँ पे पूछ सकता है कि जो भागलपुर बिहार में जो विक्रमशिला है वो डॉल्फिन सेंचुरी है। ये आगे देखते हैं। अभी जो उत्तरकाशी में जो कोलैप्स हुआ था,
यमुनोत्री के कारण। उसमें देख लेते हैं, चार धाम प्रोजेक्ट था जो टनल फंस गया था, जो बहुत देर तक काम चलती, हुआ क्या था, तो सिलियारा बरकोट टनल, ये ध्यान, टनल का नाम याद रखिएगा कि कौन सा टनल था, तो सिलकियारा बालकोट टनल उत्तराखंड में, जो उत्तरकाशी में कोलैप्स हुआ था। ये टनल का नाम याद रखिएगा, चार धाम का पार्ट था ये। नेक्स्ट हम इसमें सिर्फ टनल का नाम याद रखिएगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, उत्तराखंड पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। साइंस एंड टेक में देखते हैं, वाईफाई 7 टेक्नोलॉजी हाल में जो यूएस का कंपनी है क्वालकॉम में वो सजेस्ट किया था। तो डिफरेंट वाईफाई 4, वाईफाई 5, वाईफाई 6 ये होता है। वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है, तो वायरलेस फिडेलिटी इसको बोलते हैं। ये रेडियो वेव यूज करता है। ये देखिए साइंस से पूछ देगा, जो वाईफाई है वो कौन सा वेव यूज करता है, तो ये रेडियो वेव यूज करता है। अब डिफरेंट वाईफाई का पीक स्पीड क्या होता है, तो वाईफाई 4 का 600 MB है, वाईफाई 5 का 7 GB है, वाईफाई 6 का 9.6 GB है, और वाईफाई 7 का 36 GB है। बहुत ज़्यादा, मतलब समझिए कि अब वाईफाई 4 लॉन्च हुआ था 2013 में, 7 में, वाईफाई 5 13 में, 6 ये में से ही पूछ सकता है, इसलिए देख लीजिएगा एक बार। अब फ्रीक्वेंसी बैंड की क्या क्या है, तो 2.4 GHz ये 5 है, ये 2.4 से 5 है, 2.4, 5, 6 तीनों है, क्योंकि स्पीड बढ़ रहा है। तो हम लोग आते हैं कार्ट टी सेल थेरेपी। अब ये क्या है कि लिम्फोमा और ल्यूकेमिया, जो ब्लड कैंसर तो उसको ट्रीट करने में आते हैं। लिम्फोसाइट जो है वो एक WBC वाइट ब्लड सेल का एक टाइप है, जो कि हम लोग का इम्यून सिस्टम होता है उसका पार्ट है। अब दो तरह का लिम्फोसाइट होता है, कि टी सेल होता है, बी सेल होता है। तो टी सेल जो है वो डायरेक्ट फाइट करता है जो फॉरेन इन्वेडर्स होता है हमारे बॉडी में उसके साथ, और क्या प्रोड्यूस करता है, तो साइटोकिनिन। ये सब देखिए साइंस में भी आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। साइंस में साइंस भी आपका एक तरह से यहाँ से रिवीजन हो रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा। और बी सेल जो है वो एंटी प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडी मॉलिक्यूल दैट कैन लैच ऑन द डिस्ट्रॉय एंड इन्वेडिंग वायरस बैक्टीरिया। अब ये जो है वो बाहर से अटैक करता है, ये है कि डायरेक्ट अटैक करता है फॉरेन। टी सेल जो डायरेक्ट फॉरेन इन्वेडर को अटैक करता है, और जो बी सेल है वो बाहर से अटैक करता है। अब बोन मैरो में ये होता है, ये भी बोन मैरो में होता है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट CAR-19। अब ये क्या है, तो ये कैंसर सेल है जो कैरी करता है CD19 प्रोटीन, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कार अगर आ गया तो ये टारगेट कैंसर सेल है दैट जो कैरी करता है CD प्रोटीन, ये ध्यान रखिएगा। अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का क्या हो गया, तो 25 साल हो गया है। तो ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तो आप समझिए स्टैटिक के टाइप से भी अगर साइंस पढ़ता है तो इम्पोर्टेंट है। अब ये किसके किसके बीच में है, ये है यूरोपियन यूनियन के बीच में है। कौन कौन कंट्रीज में है, तो यूरोपियन यूनियन है, नासा है, जैक्सा है मतलब जापान, कनाडा का CSA है, रसिया का रॉसकॉस्मोस है। मतलब कितना कंट्री है, तो 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 कंट्री बोल सकते हैं। यूरोपियन यूनियन में तो बहुत सारे कंट्री आता है, तो 6 लोग मिलके हैं। अब जो भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होता है वो लोअर अर्थ ऑर्बिट में होता है, प्लेस्ड होता है। अब इंडिया जो अपना है, जो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन 2035 तक लॉन्च करने का बात कर रहा है, जो कि 400 किलोमीटर एबव होगा। तो आपके लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये VVI लगा लीजिए। ये इंडिया का जो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन है 2035 तक लॉन्च करने का बात चल रहा है। एटमॉस्फेरिक वेव एक्सपेरिमेंट मिशन है, तो नासा ने लॉन्च किया था, तो एक्सप्लोर करेगा टेरेस्ट्रियल और स्पेस वेदर के लिए। अब नासा का जो WASP-107B जो ये नासा का जो जेम्स वेब टेलीस्कोप था वो डिस्कवर किया था। ये है क्या, तो ये एक्सोप्लैनेट है, नया एक्सोप्लैनेट। तो एक्सोप्लैनेट क्या होता है, तो जो भी प्लैनेट अपना सोलर सिस्टम से बाहर होता है उसको हम लोग एक्सोप्लैनेट बोलते हैं। अब वहाँ क्या मिला, तो वाटर वेपर, सल्फर, ये सब मिला है। अब ये सिचुएटेड कितना है, तो 200 लाइट ईयर दूर सिचुएटेड है। मतलब 2 लाइट ईयर हम लोग जो भी डिस्टेंस होता है स्पेस में, डिस्टेंस होता है उसको हम लोग मेजर करने के लिए यूज करते हैं। और ये अर्थ से 30 गुना ज़्यादा बड़ा है। अब वेनस जो इसको अर्थ का ट्विन बोलते हैं, सेकेंड प्लैनेट है, सेकेंड प्लैनेट फ्रॉम सन है, और अर्थ से नियरेस्ट प्लैनेट है, मतलब नेबर अपना है। अब जैसे अर्थ जो है वो कैसे मूव करता है, तो हम लोग मूव करते हैं वेस्ट टू ईस्ट, इधर मूव करते हैं। अब ये क्या है कि जो मूव करता है ये इधर से इधर मूव करता है, मतलब ईस्ट टू वेस्ट मूव करता है, ये ध्यान रखिएगा। वेनस जो है, अब प्री में पूछ देगा कि वेनस का मूवमेंट कैसे होता है, अर्थ जैसा होता है, नहीं, अर्थ मूव करता है वेस्ट टू ईस्ट, वेनस मूव करता है ईस्ट टू वेस्ट। अब इसमें कोई मून नहीं है इसका, अपना ध्यान रखिएगा, ना कोई मून है ना कोई
रिंग है, ये हॉटेस्ट प्लैनेट है। वेनस जो है ये हॉटेस्ट प्लैनेट है, ये ध्यान रखिएगा। वेनस जो है ये हॉटेस्ट प्लैनेट है। लूसी मिशन किसका है? तो 2000 लूसी मिशन नासा का है, 2021 में लॉन्च किया गया था एक्सप्लोर करने के लिए जुपिटर का जो एस्ट्रॉइड है, ट्रोजन एस्ट्रॉइड है, वहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए। यूक्लाइड स्पेस टेलीस्कोप किसका है? तो ये यूरोपियन एजेंसी का है, ये ध्यान रखिएगा। जो डार्क मैटर, डार्क एनर्जी है, उसको स्टडी करने के लिए। ये एक बार आप सुन लीजिए, आपको याद हो जाएगा, ज़्यादा उसमें डिटेल में नहीं जाना है। अग्नि आयुर्वेदा ज्ञान निपुण इनिशिएटिव, अब ये आयुष जो है, आयुष मिनिस्ट्री हम लोग का है, उसका इनिशिएटिव है। अब आयुष जो इंक्लूड करता है, क्या क्या इंक्लूड करता है? इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। अब इसमें क्या क्या आता है? तो योगा आता है, न्यूरोपैथी आता है, यूनानी आता है, सिद्धा आता है और सोवा आता है। ये 5 आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। पूछ देगा कि इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में कौन कौन सा आता है। तो योगा आता है, न्यूरोपैथी आता है, यूनानी आता है, सिद्धा आता है, सोवारी आता है। अब ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट, ये इंपॉर्टेंट है। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको रिलीज करता है। अब जो टीबी है वो वर्ल्ड का अभी भी सेकेंड, जो जितना मृत्यु हो रहा है ना, अभी सेकेंड पे है। फर्स्ट पे कोविड है, अभी जो हाल में हुआ था, अभी सेकेंड पे ये है। 2022 के बाद सबसे ज़्यादा लोग कोविड से मरे हैं, उसके बाद टीबी से मर रहे हैं। अब बैसिलस माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो टीबी काउज करता है, अब ये टीबी अफेक्ट कहाँ करता है? तो लंग को अफेक्ट करता है। जो पुलमोनरी टीबी होता है। अब देखिए, अब इसमें क्या है कि आप डिटेल में कवर करें तो आपका साइंस भी रिवीजन होते जा रहा है। अब टीबी के बारे में स्टैटिक देख ले रहे हैं कि कवर अफेक्ट क्या करता है, तो लंग को अफेक्ट करता है। सब सेकेंड आपसे मल्टीपल स्टेटमेंट बीपीएससी पूछ ही रहा था, पूछ देगा ट्यूबरक्लोसिस के बारे में कि सबसे ज़्यादा डेथ पूछ देगा ट्यूबरक्लोसिस होता है, नहीं कोविड से हो रहा है। सेकेंड में ट्यूबरक्लोसिस है। इंडिया में अभी तक 27% जो ट्यूबरक्लोसिस का केस है, और इंडिया जो एलिमिनेट करने का टारगेट है वो 2025 है। ये ध्यान रखें, 2025 में इंडिया का टारगेट है एलिमिनेट करने का, ये ध्यान रखिएगा। तो हम लोग इस डिटेल में कवर कर रहे हैं कि चीज़ आपका स्टैटिक भी बहुत सारा यहाँ से कवर हो जाएगा। अब हाल में चिकनगुनिया को लेकर के जो यूएस है, एक आईएक्स जो एक वैक्सीन है वो बनाया, ये नाम याद रखिएगा, आईएक्स। इट कॉन्टेन एक चिकनगुनिया वायरस के लिए। वायरल चिकनगुनिया क्या है? वायरल डिजीज ट्रांसमिट कैसे होता है? तो एडिस मॉस्किटो से ट्रांसमिट होता है। अब सबसे पहले कहाँ आइडेंटिफाई किया गया था? तंजानिया में। अब देखिए, बीपीएससी क्या मल्टीपल स्टेटमेंट देकर क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए थोड़ा डिटेल में जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं जा रहे हैं। कैरेबैक वैक्सीन क्या है? तो ये सीरम इंस्टीट्यूट जो है वो लॉन्च किया है इंडिया के लिए, प्रिवेंट करेगा कैरेबल कैंसर, जो सर्वाइकल कैंसर है उसके लिए है सर्वाइक वैक्सीन जो है। वाइट हाइड्रोजन क्या है? तो फ्रांस में रिजर्वायर मिला है वाइट हाइड्रोजन का। नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ है? तो ये लद्दाख में, ये इंपॉर्टेंट है, अब इसको वीवीआई लगा ही लीजिए। कहाँ है? तो ये लद्दाख में है। हानेल विलेज ईस्टर्न लद्दाख में है, ये याद रखिएगा। चांगतांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का ये पार्ट है। नाइट स्काई सेंचुरी, ये चांगतांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो लद्दाख में उसका पार्ट है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। टेंटेलियम क्या है? तो ये रेयर अर्थ मेटल है, ये एक सतलज रिवर में मिला है। कौन खोजा? था आईटी रोपर खोजा है। एटॉमिक नंबर 73 है। ग्रे होता है, हैवी, हाईली कोरोसन रेसिस्टेंट होता है। ये सब इंपॉर्टेंट है। जीका वायरस हम लोग देख लेते हैं। तो मॉस्किटो सैंपल अभी जो डिटेक्ट हुआ है कर्नाटका में जीका वायरस का। अब जीका वायरस स्प्रेड कैसे होता है? एडिज मॉस्किटो से होता है। अब अदर वायरल डिजीज में देख लीजिए कौन कौन सा वायरल डिजीज है। बीपीएससी जो पूछता है कि दे देगा आपको ऑप्शन, कौन कौन सा डिजीज वायरल डिजीज है, कौन कौन सा बैक्टीरिया है, फंगल है। तो कोविड, डेंगू, निफा, इबोला, येलो फीवर, हेपेटाइटिस, जैपनीज इक्लिप्टस, मार्गो वायरस, मिजलस, रूबेला, इन्फ्लुएंजा, एचआईवी, एमपॉक्स, चिकन पॉक्स, वेस्ट नाइल फीवर, पोलियो, नोरो वायरस, रोट्रो वायरस, एस्ट्रो वायरस, ये इतना जो है वायरल डिजीज है, ध्यान रखिएगा। इंडिया का डीप मिशन जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का है। अब हम लोग समुद्रयान जो एक यान है जिससे अंदर जाएगा, एंड मत्स्य 16 जो पार्ट है डीप ओशन मिशन का, उसके साथ अभी इंडिया से पहले कौन कौन सा कंट्री कर चुका है ये काम? तो यूएस कर चुका है, रसिया कर चुका है, चाइना, फ्रांस, जापान, ये 5 कंट्री ऑलरेडी डीप मिशन अचीव कर चुका है। अब हम लोग देख लेते हैं मिसलेनियस में कुछ देख लेते हैं। एक पीएम जनमन, ये बहुत न्यूज में रहा है अभी। जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है ऑनरेबल, उन्होंने लॉन्च किया था। 15 नवंबर को लॉन्च किया था। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। ये बिरसा मुंडा का डेट ऑफ बर्थ है, से मनाया जाता है। अब इसमें क्या है कि पीवीजीटी हाउस होल्ड हैबिटेशन विद बेसिक फैसिलिटीज, इसमें क्या है कि जो जितने भी
पर्टिकुलर वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप हैं उन्हें सेफ हाउसिंग दिया जाएगा, साफ पानी पीने को दिया जाएगा, सैनिटेशन दिया जाएगा, जो और एजुकेशन पे ध्यान जाएगा। इन सब चीज़ों के लिए ये लॉन्च किया गया है। जो भी जो हमारे पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप हैं, जो एक ट्राइबल है उनमें भी जो ज़्यादा वनरेबल ग्रुप है उनके लिए। अब सेंट्रली रीऑर्गेनाइज स्पेशल कैटेगरी ये करता है। फर्स्ट रिकॉग्नाइज किया गया था 1973 में। यूएन, अब ये पीवीजीटी का हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा बेसिक पूछता है, बीपीएससी ने पिछला पूछ दिया था कौन कौन सा क्राइटेरिया है ट्राइबल को रिकॉग्नाइज करने का, तो इसलिए हम लोग थोड़ा डिटेल में देख ले रहे हैं। अभी करेंटली 75 पीवीजीटी है, 18 स्टेट में स्प्रेड है, यूनियन टेरिटरी में। उड़ीसा में सबसे ज़्यादा है, ये ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा उड़ीसा में है पीवीजीटी, नंबर 13 है। टोटल नंबर 75 है, 18 स्टेट में फैला हुआ है। क्राइटेरिया क्या क्या आइडेंटिफाई करने का, तो प्री एग्रीकल्चर लेवल टेक्नोलॉजी, लो लेवल लिटरेसी, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस और डिक्लाइन ऑफ स्टैग्नेंट पॉपुलेशन, मतलब उसका आबादी घट रहा हो, लिटरेसी रेट बहुत मतलब मान लीजिए कि जो पढ़ाई लिखाई में बहुत पीछे हो, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस बहुत ज़्यादा पीछे हो। प्री एग्रीकल्चर लेवल टेक्नोलॉजी मतलब अभी हम लोग जो प्री पहले एंशिएंट टाइम में जो हम लोग यूज करते थे, जिस तरीके से यूज करते थे वैसा टेक्नोलॉजी यूज कर रहा हो अभी भी, तो वो सब आता है। जल दिवाली, ये महुआ मिनिस्ट्री जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का है, जल दिवाली। अब इसमें क्या है कि वुमेन फॉर वाटर, वाटर फॉर वुमेन कैंपेन है ये, वाटर के लिए, वुमेन के लिए, ये ध्यान रखिएगा। जल दिवाली पूछ देगा किसका कैंपेन है, तो अर्बन अफेयर्स का है, महुआ मिनिस्ट्री जो है, वुमेन फॉर वाटर एंड वाटर फॉर वुमेन। साथ ही ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है, ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म देगा। साथ ही जो है ये पूछ देगा साथ ही स्कीम किस चीज़ के लिए, किसका है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है, ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म देगा। अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देगा जिससे कि इंटरेक्ट करेगा बच्चों के साथ, ये ध्यान रखिएगा। सॉरी, एक सेकेंड। अब जैसे जीआई टैग मिला है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स देती है जीआई टैग, इसका वैलिडिटी 10 साल होता है, ये ध्यान रखिएगा। जो भी जीआई टैग मिलता है ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स देती है इंडस्ट्री, और 10 साल के लिए वैलिड होता है। अब उत्तराखंड से इतना मिला था। अब मैं इंपॉर्टेंट कर देता हूँ, काला भात और लाल चावल जो 2 था उसमें मिला है, बेरिंग टी है, ये 3 इंपॉर्टेंट है। बाकी आप लोग देख लीजिएगा, एक बार रीड कर लीजिएगा। पीडीएफ मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, लिंक इसका पिन कर दूंगा मैं, आप वहाँ से टेलीग्राम पे जुड़िए और वहाँ से आप पीडीएफ ले लीजिएगा। लद्दाख सी बकथ्रॉन फ्रूट, ये याद रखिएगा। अब जैवियर मिलेई जो है अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट बने थे, ये ध्यान रखिएगा। जैवियर मिलेई अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट बने थे। वर्ल्ड फिशरी डे 21 नवंबर को थाईलैंड कैबिनेट अप्रूव किया था। जो मैरिज जो इक्वलिटी बिल है, सेम सेक्स मैरिज पूछ देगा कि कौन सा कंट्री जो हाल फिलहाल में सेम सेक्स मैरिज को अप्रूव किया है, तो ये थाईलैंड किया था। ठीक, थाईलैंड का कैबिनेट मिनिस्ट्री इसको इम्प्रूव किया था। कोलकली आर्ट किससे रिलेटेड है, ये केरला से रिलेटेड, ये ध्यान रखिएगा। मीजल्स जो है वो आरएनए वायरस है, उससे होता है, और इसमें सिर्फ ह्यूमन आर द ओनली नेचुरल होस्ट, इस ह्यूमन में ही होता है ये। अब जस्टिस फातिमा एम बीबी, ये क्या है कि सुप्रीम कोर्ट की फर्स्ट फीमेल जज थी, इनका भी हाल में ही डेथ हुआ है, हाल में ही डेथ हुआ इनका। तो ये जस्टिस एम फातिमा बीबी जो थे फर्स्ट फीमेल जज थी सुप्रीम कोर्ट की, ये ध्यान रखिएगा। अब एक ट्रेडिशनल बुफेलो रेस कम्बाला जो होता है वो कहाँ होता है, तो कर्नाटका में होता है। प्राइम मिनिस्टर हाल में अभी लचित बोरफुकन को लचित दिवस पे जो 24 नवंबर को मनाया जाता है उसमें उन्होंने ट्रिब्यूट पे किया था। अब हम लोग करेंट अफेयर्स यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम लोग मैप बेस्ड देख लेते हैं जल्दी से कि कौन कौन सा जगह न्यूज में रहा था। जैसे सतलज रिवर है, यहाँ पे ऊपर ऊपर में देखा था टेंटेलियम मिला था जो रेयर अर्थ मेटल है। सांभर लेक है, ये कहाँ है, तो राजस्थान में है। दोरधोक गुजरात में है। एक घोल स्पेसीज, कुछ स्टेट फिश जो वहाँ का है, घोल है, स्टेट फिश है, उसका कॉन्फ्रेंस हुआ था। पणजी गोवा में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ था। हम लोग जो देखिए फिल्म स्पोर्ट्स ये हम लोग अलग से कवर करेंगे, इसमें कवर मैं जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ। कदालुंदी रिवर कोझीकोड केरला में है, ये देख लीजिएगा। बेंगलोर क्लाइमेट एक्शन 40 सिटी में इंक्लूड किया गया था। कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में। देवरगुत्तूर तेलंगाना में 3,000 साल आयरन एज का ग्लाइपिन साइकिल मिला है तेलंगाना में। मुदीचू तालापिली डिस्ट्रिक्ट में। लोकटक लेक मणिपुर, लोकटक लेक हाइड्रो, यहाँ पे संगाई डियर जो डांसिंग डियर है वो मिलता है। ग्वालियर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी
में इंक्लूड किया गया है ग्वालियर को, ये ध्यान रखिएगा। पूछ दिया कौन सा सिटी को इंक्लूड किया गया, तो ग्वालियर को किया गया। हम लोग वर्ल्ड वाला देख लेते हैं एक बार। बैरिंग सी, अब यहाँ पे वर्ल्ड फायर को लेकर के बहुत न्यूज़ में था। अभी आइसलैंड, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ आइसलैंड ज्वाइंट वुमेन ऑन इक्वल पे इक्वल स्ट्राइक, जो भी वुमेन का जो प्राइम मिनिस्टर थे आइसलैंड का, पूछ जाए कि किस कंट्री का जो प्राइम मिनिस्टर थे वो वुमेन का इक्वल पे इक्वल राइट्स पे स्ट्राइक किया, तो आइलैंड का था। अब COP5 जो था मिनीमाटा मरकरी को लेकर था, मिनीमाटा कॉन्फ्रेंस मरकरी के लिए है, वो स्विट्जरलैंड में हुआ था। माउंट इटना, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। माउंट इटना इटली में है, ये इंपॉर्टेंट है। ये वॉल्केनिक है, सिसिली में है, ये आपको स्टैटिक में पूछ सकता है। बरहीन जो अभी अपना इजराइल से एम्बेसडर बुला लिया है। कतर, जो भी हम लोग को जो नेवी पर्सनल थे उन लोगों को डेथ सेंटेंस दिया था, वो इसलिए न्यूज़ में था। और ऑस्ट्रेलियन जो गवर्नमेंट ऑफ अपॉलॉजी किया है, जो भी वहाँ के जो नेटिव सिटीजन थे उन पे करने के लिए। मोजाम्बिक जो है IS सुमेधा मोजाम्बिक में भेजा गया है इंडिया का। गुनिया इंडियन नेवी जो एंटी पायरेसी गल्फ ऑफ गुनिया में किए हैं। सेंगल जो है फर्स्ट मीटिंग ऑफ WHO गॉन, ये किया गया है। डोमिका हैज़ फर्स्ट वर्ल्ड स्पर्म वेल रिजर्व, ये इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड का पहला वर्ल्ड फर्स्ट स्पर्म वेल रिजर्व कहाँ है, तो डोमिका में, ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं बायोस्फीयर रिजर्व, उसके बाद लेक्चर खत्म करेंगे। अब ये कोल्ड डिजर्ट कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में है, सॉरी हिमाचल प्रदेश में। नंदा देवी कहाँ है, तो उत्तराखंड में। काजीरंगा कहाँ है, तो सिक्किम में। मानस कहाँ है, तो असम में है। नोकरिक कहाँ है, तो मेघालय में है। दिहांग दिमांग कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। दिब्रू सीखोवा कहाँ है, तो ये असम में है। सुंदरबन हम लोग जानते हैं वेस्ट बंगाल में। सिमलीपल कहाँ है, तो ये उड़ीसा में है। ग्रेट निकोबार, निकोबार में। शेषाचलम आंध्र प्रदेश में। नीलगिरी यहाँ पे ये बॉर्डर पे है, तमिलनाडु केरला कर्नाटका। गल्फ ऑफ मन्नार ये तमिलनाडु में। अगस्थामलई केरला तमिलनाडु का बॉर्डर पे है। कच्छ गुजरात में है। पंचमारी MP में है। पन्ना MP में है। अचाकमार अमरकटक, सॉरी, ये कहाँ है, तो ये छत्तीसगढ़ MP के बॉर्डर पे है। तो हम लोगों ने बायोस्फीयर रिजर्व देख लिया है। आप इसको एक बार सुन लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। तो हम लोग का करंट अफेयर्स का लेक्चर आज का लेक्चर नवंबर का कंप्लीट होता है। आपको इसका PDF कमेंट में मैं डाल दूंगा, आपको PDF वहाँ से मिल जाएगा, आप PDF पढ़ लीजिए। इससे डिटेल करंट अफेयर्स आएगा नहीं, आपको इसके लिए नहीं सोचना है। हम लोगों ने बहुत डिटेल में कवर किया है, इससे बाहर नहीं आएगा। बहुत सारा आप जैसा सोर्स देख सकते हैं, दृष्टि विजन, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से कवर किया, तो इससे ज़्यादा एग्जॉस्टिव आपको पढ़ना नहीं है। अब वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए। आप किस टॉपिक पे आप लेक्चर चाहते हैं, करंट अफेयर्स के अलावा हम लोग और भी डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक पे कवर कर रहे हैं, आप बताइए, हम लोग उस पर भी लेक्चर लेके आएंगे। आप ये लेक्चर देखिए। चैनल आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और जो भी मतलब वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। आप वीडियो देखिए और बताइए कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।